बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे फाइलम पोरीफेरा के बारे में। ओके, सो फाइलम पोरीफेरा ऐसे बेसिकली हम पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं बिकॉज इनकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे पोर्स होते हैं, काफ़ी सारे सुराख होते हैं। सो इसको ज़रा यहाँ पे समझ लेते हैं। ओके, सो दिस इज़ द स्पंज। ये बेसिकली एक स्पंज है और ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, दीज आर इट्स पोर्स। ठीक है ना, ये बेसिकली पोर्स हैं, इन्हें बेसिकली हम ओस्टिया भी कहते हैं। ठीक है, इन पोर्स को हम ओस्टिया भी कहते हैं और इन ओस्टिया के थ्रू पानी जो है ना इस स्पंज के अंदर दाखिल होता है। ठीक है ना, और ओस्क्यूलम के थ्रू ये जो आप बड़ी वाली सी ओपनिंग देख रहे हो ना, इस ओस्क्यूलम के थ्रू पानी जो है ना ये फिर बाहर आता है। ठीक है, सो वंस अगेन पानी जो है ना ये इन ओस्टियास के थ्रू स्पंज के अंदर दाखिल होता है और फिर इस ओस्क्यूलम से इस स्पंज से बाहर चला जाता है। ठीक है, ओस्कुलम बेसिकली बड़ी ओपनिंग है और ये एक ही होती है। बाकी जो ओस्टिया है ना ये काफी सारी मुख्तलिफ और छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, सो अब इन्हें पढ़ लेते हैं। स्पंजेस आर द सिंपलेस्ट एनिमल। ठीक है ना, स्पंजेस जो ये बेसिकली सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं और इनके अंदर काफी सारी जो है वो मॉडिफिकेशन नहीं होती। ना तो इनके पास कोई प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम होता है, ना तो इनके पास कोई पार्टिकुलर ऑर्गन्स होता है। ठीक है, हैविंग द लेग ट्रू टिश्यूज। ठीक है ना, इनके पास कोई ट्रू टिश्यूज नहीं होते, ना ही ट्रू ऑर्गन्स होते हैं। एंड ऑल द स्पंजेस आर aquatic फिल्टर फीडर्स। ठीक है ना, तमाम जो स्पंजेस होते हैं वो बेसिकली पानी में रहते हैं, aquatic होते हैं और वो फिल्टर फीडर्स होते हैं। ठीक है, फिल्टर फीडर्स यानी कि इसको मैं यहाँ पे समझाऊं, सो जब भी पानी आता है ना इन ओस्टियास के अंदर, सो पानी में बेसिकली काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है ना, काफी सारे फूड पार्टिकल्स होते हैं। तो जैसे ही पानी ये इस स्पंज के अंदर जब दाखिल होता है तो ये स्पंज क्या करता है कि उन फूड पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है, उनको पकड़ लेता है। बाकी जो पानी होता है ना ये फिर इस ऑस्क्यूलम से बाहर चला जाता है। ठीक है, सो इसलिए हम इन्हें कहते हैं फिल्टर फीडर्स, यानी कि फीड करते हैं, ये बेसिकली फूड पार्टिकल को फिल्टर कर लेते हैं, वो खींच लेते हैं अपनी तरफ। ठीक है ना, और उससे बेसिकली वो फायदा हासिल करते हैं। एंड द बॉडी ऑफ अ सिंपल स्पंज रिजेंबल अ सैक परफोरेटेड विथ पोर्स। ठीक है ना, अब बेसिकली जो स्पंज की बॉडी होती है उसमें एक ओपनिंग होती है, एक कैविटी होती है जिसे हम सैक कहते हैं और काफी सारे पोर्स होते हैं स्पंज की बॉडी में। ठीक है ना, काफी सारे पोर्स होते हैं। एक तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम ओस्टिया कहते हैं। ठीक है ना, जिनके थ्रू पानी जो है ना वो बेसिकली स्पंज के अंदर दाखिल होता है और एक बड़ी सी ओपनिंग होती है जिसे बेसिकली हम ऑस्कुलम कहते हैं और इस ऑस्कुलम के थ्रू पानी जो है ना वो स्पंज की बॉडी से बाहर जाता है। ठीक है, अब बेसिकली स्पंज की बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं स्पंजो सील। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे समझाऊं, सो सपोज दिस इज द स्पंज, ये बेसिकली स्पंज है और ये जो आप पूरी कैविटी देख रहे हो ना, इस कैविटी को बेसिकली हम कहते हैं स्पंजो सील। ठीक है, and the body of sponge consists of two layers and these two layers of cells separated by a gelatinous mesenchyme। ठीक है ना, अब बेसिकली स्पंज की बॉडी जो है उसके पास दो प्रॉपर लेयर्स होती हैं। एक तो बेसिकली आउटर लेयर, ठीक है ना, और उस आउटर लेयर में काफी सारे पिनोसाइट्स होते हैं। ठीक है ना, और एक होती है इंटरनल लेयर और उस इंटरनल लेयर में काफी सारे सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्वानोसाइट्स। ठीक है, अब इसको मैं इस वाले डायग्राम से समझाऊं, सो सपोज दिस इज अ स्पंज। ये जो आप ब्लैक से देख रहे हो ना, ब्लैक से, ये बिल्कुल आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये काफी सारे पिनोसाइट से बनी हुई है। ठीक है ना, पिनोसाइट क्या है? पिनोसाइट बेसिकली सेल्स है। सो काफी सारे पिनोसाइट सेल्स मिल मिल के ये आउटर मेम्ब्रेन बना रहे हैं। ठीक है, और ये जो आप रेड से देख रहे हो ना, ये रेड वाली बेसिकली इंटरनल लेयर है और ये इंटरनल लेयर काफी सारे सेल से बनी हुई है। उन सेल्स को हम कहते हैं क्वानोसाइट्स। ठीक है ना, उन सेल्स को हम कह रहे हैं क्वानोसाइट्स और ये क्वानोसाइट्स जो है ना ये बेसिकली फ्लैजिलेटेड सेल्स है। ठीक है ना, यानी कि इन सेल के पास फ्लैजिला भी होता है। सो काफी सारे क्वानोसाइट्स जो है वो आपस में मिल के ये इंटरनल लेयर बनाते हैं। ठीक है, और आउटर लेयर और इंटरनल लेयर, इन दोनों के बीच में ये जो आप ग्रीन से देख रहे हो ना, ये ग्रीन बेसिकली एक और लेयर है जो कि जेली लाइक मटेरियल से बनी हुई है। ठीक है ना, ये बेसिकली जेलेटिनियस लेयर है, जेली वाली ये लेयर जो है ना वो बेसिकली जेली लाइक सब्सटेंसेस से बनी हुई होती है। ठीक है, और इन इक्वानोसाइट्स को बेसिकली हम कॉलर सेल्स भी कहते हैं। स्पंजेस में ग्रो
2 over a मीटर, ठीक है ना। स्पंजेस की जो हाइट होती है वो 1 मीटर से ज्यादा भी हो सकती है। एंड हैव एन इंटरनल स्केलेटन। अब बेसिकली स्केलेटन जो है ना, ढांचा, उसके बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक होता है एक्सोस्केलेटन, दूसरा होता है एंडोस्केलेटन, या हम उसे इंटरनल स्केलेटन भी कह सकते हैं। हम ह्यूमन बीइंग के अंदर बेसिकली इंटरनल स्केलेटन पाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, उनके पास एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, ठीक है। सिमिलरली जो स्पंजेस होते हैं उनके पास भी इंटरनल स्केलेटन पाया जाता है, ठीक है ना। और वो जो स्केलेटन जो है इन स्पंजेस के पास, वो स्केलेटन बना हुआ होता है स्पाइक्यूल से। अच्छा, अब ये स्पाइक्यूल्स क्या है? स्पाइक्यूल्स बेसिकली कांटे की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। और ये बेसिकली क्या करते हैं कि स्पंजेस की बॉडी को सपोर्ट करते हैं। वंस अगेन, जो स्केलेटन है स्पंजेस का वो बना हुआ होता है स्पाइक्यूल से, ठीक है ना। स्केलेटन जो है स्पंजेस का वो स्पाइक्यूल से बना हुआ होता है। अच्छा, अब ये स्पाइक्यूल्स क्या है? ये कांटे की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बने हुए होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, सिलिका से और प्रोटीन से, ठीक है ना। इन तीनों चीजों से बेसिकली स्पाइक्यूल्स बने हुए होते हैं। एंड द बाथरूम स्पंज बेसिकली जो बाथरूम में जो कि लेडीज अक्सर करके इस्तेमाल भी करती हैं, वो बेसिकली बाथरूम स्पंज होता है। नाउ रेयरली यूज्ड व्हिच है प्रोटीनिशियस एंडोस्केलेटन। अब के जमाने में बाथरूम स्पंज जो है वो इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। और ये जो बाथरूम स्पंज है ना, इस बाथरूम स्पंज का जो एंडोस्केलेटन है, इंटरनल स्केलेटन, वो बना हुआ होता है प्रोटीन से, ठीक है ना। वो प्योरली बेसिकली प्रोटीन से बना हुआ होता है। सो ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये जो पर्पल से, सो दिस इज द बाथरूम स्पंज, जिसको लेडीज अक्सर करके इस्तेमाल भी करती हैं। ओके, अब ये वाला जो स्पंज है ना, ये बेसिकली प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है। नाउ मोस्ट स्पंजेस आर द हर्माफ्रोडाइट, ठीक है ना। स्पंजेस जो है वो हर्माफ्रोडाइट है, यानी कि स्पंजेस की बॉडी पे मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो मर्दों के पास सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन होता है और फीमेल्स के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। लेकिन जो स्पंजेस है ना, इनकी एक ही बॉडी के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है, ठीक है। लेकिन जो कुछ स्पंजेस जो है ना, उनके पास सेपरेट सेपरेट ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। यानी कि मोस्टली स्पंजेस जो है वो हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन कुछ स्पंजेस जो है ना, उनके पास सेपरेट सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अब स्पंजेस जो है ना, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकती हैं और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकती हैं, ठीक है। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना। अब फ्रेगमेंटेशन को मैं समझाऊं कि सपोज दिस इज द स्पंज, ये स्पंज की बॉडी है। अब बेसिकली क्या होगा कि ये जो स्पंज है ना, ये काफी सारे टुकड़ों में यूं डिवाइड होगा, ठीक है ना। ये काफी सारे टुकड़ों में यूं डिवाइड होगा। अब इसमें से एक टुकड़ा जो है ना, ये फिर एक नया स्पंज बना लेगा, ठीक है। सो इसे बेसिकली हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। और स्पंज जो है ना, वो बडिंग के प्रोसेस के थ्रू भी वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि सपोज दिस इज द स्पंज, और इस स्पंज से बेसिकली एक आउटग्रोथ अराइज होगी जिसे हम कहेंगे बड, ठीक है ना। अब ये बड जो है ना, ये स्पंज की बॉडी से सेपरेट हो जाएगा और फिर ये एक नया स्पंज बना लेगा, ठीक है। और ये जो स्पंजेस जो है ना, वो गेम्यूल्स के थ्रू भी रिप्रोड्यूस कर सकती हैं एसेक्सुअली, ठीक है। अच्छा, अब ये गेम्यूल्स क्या है? गेम्यूल्स बेसिकली कलेक्शन है काफी सारे स्पेशलाइज्ड सेल का, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे समझाऊं, सपोज ये बेसिकली स्पंज है। अब बेसिकली क्या होता है कि जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, यानी कि ड्राई कंडीशंस आ जाती हैं, तो क्या होता है कि स्पंज की बॉडी के अंदर काफी सारे सेल्स जो है ना, वो जमा हो जाते हैं, ठीक है ना। ये मैं काफी सारे सेल्स बना रहा हूँ, इन सेल्स को हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स, ठीक है। इन सेल्स को बेसिकली हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स, ठीक है ना। ये काफी सारे आर्कियोसाइट्स जमा हो जाते हैं और इन आर्कियोसाइट्स के ऊपर एक और लेयर आ जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है, ठीक है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे गेम्यूल, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि जो गेम्यूल है ना, वो काफी सारे सेल से बना हुआ होता है। उन सेल्स को हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स, और इन सेल के बाहर एक और प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है, ठीक है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गेम्यूल। अब बेसिकली जो गेम्यूल है ना, ये स्पंज की बॉडी से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये पानी में चला जाएगा और बिल्कुल बॉटम पे जाके ये सेटल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब कंडीशंस फिर से फेवरेबल होंगी, ठीक है ना, फिर से इसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलेंगे, पानी वगैरह, पानी कह रहा हूँ, वो बेसिकली इसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, यानी कि जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, तब क्या होगा कि ये जो गेम्यूल है ना, इससे फिर से एक नई स्पंज बॉडी जो है ना, वो अराइज हो जाएगी, ठीक है। सो स्पंजेस जो है ना, वो तीन तरीकों से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर 1 इज द फ्रेगमेंटेशन, नंबर 2 इज द बडिंग, एंड नंबर 3 इज बाय गेम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। और बेसिकली इन स्पंजेस के अंदर
जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है ना, जस्ट लाइक स्पर्म्स एंड एग्स, वो स्पर्म्स और एग बनते कहाँ से हैं? वो बेसिकली अमीबोसाइट से बनते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अमीबोसाइट से स्पर्म भी बनता है और एग भी बनता है, ठीक है। Now the sperms are carried out by water current to neighboring sponges where fertilization take place. अब बेसिकली सपोज ये एक स्पंज है, ठीक है ना, ये एक स्पंज है और ये बेसिकली एक दूसरा स्पंज है, ठीक है। अब बेसिकली हमें पता है कि स्पंजेस जो है ना वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, उनके पास मेल सेक्सुअल ऑर्गन भी होता है और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन भी होता है, ठीक है। सो इसके पास भी मेल सेक्सुअल ऑर्गन भी होगा और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन भी होगा, ठीक है। सो दिस इज द मेल सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है, और ये जो है ना दिस इज द फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन। अब बेसिकली क्या होता है कि मेल सेक्सुअल ऑर्गन से स्पर्म्स राइज होंगे, ठीक है ना, ये आ गया स्पर्म। अब ये स्पर्म क्या करेगा कि ये बेसिकली पानी के थ्रू होते होते ये दूसरे स्पंज के फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन के ऊपर दाखिल होगा, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, दिस इज द फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है ना। सो एक स्पंज से स्पर्म आया और वो दूसरे स्पंज के फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर दाखिल हुआ, और हमें पता है कि इस फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर ओवम होता है, तो बेसिकली ये स्पर्म ओवम से फ्यूज होगा, ठीक है ना, और इसे बेसिकली हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फिर जैसे ही ये इससे फ्यूज होगा ना, तो उस फर्टिलाइज एग जो है, फर्टिलाइज एग बेसिकली हम कहेंगे कि जब स्पर्म ओवम से फ्यूज हो जाए तो फिर हम उसे कहेंगे फर्टिलाइज एग, ठीक है ना, यानी कि एग क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया। सो अब ये फर्टिलाइज एग जो है ना, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा लार्वा के अंदर, ठीक है ना, ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा लार्वा के अंदर। और लार्वा बेसिकली कौन सा होगा, फ्री स्विमिंग लार्वा, यानी कि वो जो लार्वा है ना वो इजीली स्विम कर सकता है, वो बेसिकली मूवेबल होता है, ठीक है। सो द फर्टिलाइज एग यानी कि वो वाला एग जिसके अंदर बेसिकली स्पर्म जो है ना वो फ्यूज हो गया, ठीक है ना, डेवलप्स इनटू मल्टीसेलुलर फ्री स्विमिंग लार्वा, ठीक है ना। अब ये जो फर्टिलाइज एग जो है ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा लार्वा के अंदर, और जो लार्वा है ना वो बेसिकली होगा फ्री स्विमिंग, यानी कि वो इजीली स्विम कर सकता है, ठीक है। लेकिन फिर बाद में क्या होगा कि वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है ना, और वो अपना जो सीलिया है, ये जो फ्लैजिलेट्स हैं, उसको बेसिकली लूज कर देगा और वो फिर अडल्ट सिसाइल स्पंज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वंस अगेन लार्वा जो होता है ना, फ्री स्विमिंग लार्वा, उसके पास बेसिकली फ्लैजिला होता है जिसके थ्रू वो स्विम कर सकता है। लेकिन फिर बाद में क्या होगा कि वो अपना फ्लैजिला लूज कर देगा और फिर वो बॉटम में चला जाएगा, और बॉटम में जाने के बाद वो एक नए अडल्ट स्पंज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली स्पंजेस के कुछ एग्जांपल है, जस्ट लाइक साइकोन है, इप्लेक्टिला है, ठीक है ना, एंड स्पंजिला है। ओके, सो इन दिस डायग्राम दिस इज अ साइकोन, ये साइकोन है, दिस इज इप्लेक्टिला एंड दिस इज द स्पंजिला। ओके, नाउ स्पंजेस आर द मास्टर फीडर्स, ठीक है ना, स्पंजेस को बेसिकली मास्टर फीडर्स भी कहते हैं। मास्टर फीडर क्यों कहते हैं, बिकॉज दे कैन फिल्टर एन अमाउंट ऑफ वाटर 1 लाख टाइम्स देन देयर साइज ईच डे, ठीक है ना। अब इसको मैं ऐसे समझाऊंगे, सपोज ये एक स्पंज है, ठीक है ना, ये एक स्पंज है जिसका वजन है 1 किलो, ठीक है ना, जिसका वजन है 1 किलो, और यहाँ पे काफी सारा पानी है, ठीक है ना, इतना पानी, और इस पानी का पूरा वजन है 1 लाख किलो, ठीक है ना। ये जब समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस पूरे पानी का जो वजन है ना, इतने सारे पानी का वजन जो दैट इज द 1 लाख kg, ठीक है ना। सो अब इस एक दिन के अंदर ये पूरा पानी इसकी बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है ना, इसके ओस्टियास के थ्रू जाएगा और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर भी चला जाएगा, ठीक है। सो इसलिए बेसिकली हम स्पंजेस को कहते हैं मास्टर फीडर्स, यानी कि ये इतना सारा पानी जो है ना एक ही दिन के अंदर वो क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है ना। इस इतने सारे पानी में से जितने भी फूड्स और न्यूट्रिएंट्स जो है ना, ये इनको क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। दैट मीन्स अ बास्केटबॉल साइज स्पंज कैन फिल्टर एन एंटायर रेजिडेंशियल पूल इन 1 डे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक स्पंज की बात की जा रही है, बास्केटबॉल साइज स्पंज की, यानी कि एक बास्केटबॉल साइज स्पंज जो है वो बेसिकली इंटायर स्विमिंग पूल को, रेजिडेंशियल पूल को हम स्विमिंग पूल भी कहते हैं, सो बेसिकली इंटायर स्विमिंग पूल को क्या कर सकता है, फिल्टर कर सकता है, ठीक है। सो स्पंजेस often use chemicals to deter the predators from eating them, ठीक है ना। अब बेसिकली स्पंजेस के अंदर काफी सारे केमिकल्स भी बनते हैं, और ये केमिकल्स क्या करते हैं कि जो शिकार होते हैं स्पंजेस के, उन शिकार को किल करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। And scientists have discovered that some of these chemicals may have potential to treat cancer and HIV. अब बेसिकली जो केमिकल्स स्पंजेस बना रहे हैं ना, उन्हीं केमिकल्स के थ्रू हम कैंसर को भी ट्रीट कर सकते हैं एंड HIV को भी बेसिकली हम किल कर सकते हैं, ठीक है। ये HIV वायरस बेसिकली एड्स डिजीज कॉज करवाता है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन ऑफ द स्पंजेस। अब ये स्पंजेस डेवलप कहाँ से हुए, कहाँ से आए? बेसिकली ये माना जाता है कि जो स्पंजेस है ना वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोक्टिस से ड्राइव हुए हैं, ठीक है ना, यानी कि ऐसे प्रोटोक्टिस जो कि फ्लैजिलेटेड हो, जिनके पास फ्लैजिला हो, उन्हीं प्रोटोक्टिस से ये स्पंजेस जो है ना वो अराइज हुए हैं, ठीक है ना। और ये कब अराइज हुए थे? 700 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है ना। दीज प्रोटोक्टिस वर प्रोबेबली रिलेटेड टू क्वानोफ्लैजिलेट्स, ठीक है ना, यानी कि जो प्रोटोक्टिस थे वो क्वानोफ्लैजिलेटेड सेल से बेसिकली रिजेंबल करते हैं, ठीक है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डाइजेशन ऑफ द स्पंजेस, ठीक है ना। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डाइजेशन इज फाउंड इन स्पंजेस। अब बेसिकली स्पंजेस के पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं होता, तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डाइजेशन जो है ना वो स्पंजेस के अंदर पाई जाती है। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे है? बेसिकली स्पंजेस के जो सेल्स है ना, उन सेल्स के अंदर फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है। डाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स और बड़ा फूड पार्टिकल जो है ना वो ब्रेक डाउन होता है सिंपल छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में, ठीक है ना। सो इसे बेसिकली हम डाइजेशन कहते हैं। सो सेल के अंदर ये फूड पार्टिकल्स जाते हैं, सेल्स जो हैं इन स्पंजेस के, उन सेल्स के अंदर फूड पार्टिकल्स जाते हैं और वो फूड पार्टिकल्स जो है ना वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू द स्मॉलर फूड पार्टिकल्स, ठीक है। सो इन स्पंजेस डाइजेशन इज इंटायरली इंट्रासेलुलर, ठीक है ना, यानी कि जो डाइजेशन होती है स्पंजेस के अंदर वो इंट्रासेलुलर होती है, यानी कि सेल के अंदर डाइजेशन होती है। लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर जो डाइजेशन होती है ना वो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर डाइजेस्टिव ट्यूब है जिसे हम कहते हैं गट गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन की। अब चूंकि इनके पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम तो नहीं होता, ना ही इनके पास कोई लंग्स होते हैं, सो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना वो स्पंजेस के अंदर तो पाया नहीं जाता। लेकिन जो गैसेस एक्सचेंज होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज होती है बिटवीन द सेल्स एंड वाटर, वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है, ठीक है। इसको मैं आसान अल्फाज में समझाऊं कि सपोज दिस इज द सेल, ठीक है ना, ये मैंने एक सेल ले लिया स्पंज का, ठीक है ना। और आपको पता है कि स्पंजेस के चौधारी बहुत सारा पानी होता है, बिकॉज स्पंजेस होते ही एक्वेटिक हैं। अब इस पानी के अंदर क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। सो बेसिकली डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो है ना इस स्पंज के सेल के अंदर दाखिल होते हैं, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना वो मैक्सिमली डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सक्रीशन। अब चूंकि इनके पास कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं होता, ठीक है ना, इनके पास कोई वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी नहीं होते। जैसे अगर मैं बात करूं ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज द किडनी, ठीक है ना। किडनी क्या है? दैट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अच्छा, अब ये एक्सक्रीशन होता क्या है? एक्सक्रीशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें वेस्टफुल कंपाउंड्स जो है ना वो बॉडी से एलिमिनेट होते हैं, बॉडी से खारिज होते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। अब जो एक्सक्रीशन होता है ना इन स्पंजेस के अंदर वो भी डिफ्यूजन के थ्रू होता है। अब इसको मैं ऐसे समझाऊं कि सपोज दिस इज अ सेल, ये मैंने स्पंज का एक सेल ले लिया, ठीक है। अब जो वेस्टफुल कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, या इवन कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक वेस्टफुल कंपाउंड है। सो बेसिकली डिफ्यूजन के थ्रू ही ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना इस स्पंज के सेल से बाहर चला जाएगा पानी के अंदर, ठीक है। अगर सिमिलरली अगर यूरिया भी बन रहा है इस स्पंज के सेल के अंदर, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू इस स्पंज सेल से बाहर चला जाएगा इनसाइड द वाटर, ठीक है। सो बेसिकली जो एक्सक्रीशन होती है ना वो भी डिफ्यूजन के थ्रू ही परफॉर्म की जाती है। सो डिफ्यूजन हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, हेंस देयर इज नो स्पेशल ऑर्गन फॉर द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्टेज, ठीक है ना। नाइट्रोजनियस वेस्टेज यही जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास नाइट्रोजन मौजूद होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यूरिया की, सो यूरिया इज अ नाइट्रोजनियस वेस्ट बिकॉज उसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। क्रिएटिनिन जो है, क्रिएटिनिन इज अ नाइट्रोजनियस वेस्ट बिकॉज क्रिएटिनिन के अंदर भी नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। सो बेसिकली इनके पास कोई स्पेशलाइज ऑर्गन तो नहीं होता, जस्ट लाइक किडनी, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के अंदर किडनी पाया जाता है एंड किडनी इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब चूंकि स्पंजेस के अंदर कोई किडनी पाई नहीं जाती, तो जो एक्सक्रीशन होती है ना स्पंजेस के अंदर वो भी डिफ्यूजन के थ्रू परफॉर्म की जाती है, ठीक है। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, फूड का, वो भी डिफ्यूजन के थ्रू ही परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूं तो इनके अंदर स्पंजेस के अंदर कोई भी नर्व सेल नहीं होते, ठीक है। Now let's talk about the importance of sponges. अब sponges की importance क्या है? So sponges with fibrous skeleton, अब basically मुख्तलिफ skeleton का जो endoskeleton है ना वो मुख्तलिफ structure से बना हुआ होता है, मुख्तलिफ compound से बना हुआ होता है। For example, कुछ स्पंजेस का जो एंडोस्केलेटन है ना वो प्योरली प्रोटीन से बना हुआ होता है, कुछ स्पंजेस का जो एंडोस्केलेटन है ना वो प्योरली कैल्शियम से बना हुआ होता है, कुछ स्पंजेस का जो एंडोस्केलेटन है वो फाइबर से बना हुआ होता है, इसलिए हम उन्हें कहते हैं फाइब्रस स्केलेटन, ओके।
एंड दीज फाइब्रस स्केलेटन आर यूज फॉर द पर्पज ऑफ बाथिंग, पॉलिशिंग, वॉशिंग एंड स्क्रबिंग, ठीक है ना। अब बेसिकली ऐसे स्पंजेस जिसका स्केलेटन जो इट इज अ फाइब्रस स्केलेटन, उसको हम बाथिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, पॉलिशिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और स्क्रबिंग यानी कि रबिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, रगड़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि अक्सर वुमेन्स जो है ना वो बाथरूम स्पंज को इस्तेमाल करती हैं फॉर बाथिंग पर्पस, ओके।